हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषता। यह जो ऐसा चैप्टर है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसे समझने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषता। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? तो इसका आंसर है यस, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसे आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा भी। तो देखा जाए, यह जो पहला इसका विशेषता है संविधान का, यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। देखा जाए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी प्रश्न देखने को मिलता है कि वह कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे लंबा और लिखित संविधान है। वह है भारत। भारत के अलावा एक अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पे यह लिखित संविधान है। तो आप ध्यान में रखेंगे, लिखित संविधान और सबसे लंबा संविधान भारत का है, जबकि और भी बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन, वहाँ पे अलिखित संविधान है। लेकिन अमेरिका की बात की जाए तो वह लिखित संविधान है। उस लिखित में से सबसे लंबा भारत का है, यह ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा है आंतरिक एवं बाहरी स्रोत। ये आंतरिक एवं बाहरी स्रोत का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि जो 1935 का शासन अधिनियम होता है, उस अधिनियम के द्वारा भारत के संसदीय व्यवस्था में जब संविधान का निर्माण किया जाता तो वहाँ से सबसे अधिक क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो यह भी प्रश्न कभी कभी बनता है, वह कौन सा ऐसा अधिनियम होता है जिसमें सबसे अधिक तत्वों को लिया जाता है? तो वह 1935 का अधिनियम, न्यायपाल का हो गया, और भी ऐसे चीज़ है जो, तो ये क्या है, वह उसके आंतरिक स्रोत को दर्शाता है, यानी उससे सबसे ज़्यादा लिए गए थे। और जो बाहरी स्रोत का मतलब हो गया, जैसे बात की जाए, हम लोगों ने देखा कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, उसके बाद न्यायपालिका की प्रणाली की अमेरिका से लिया गया है, फिर नीति निर्देशक तो आए, बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग कई देशों से क्या किया गया, कुछ स्रोत लिए गए हैं। तो ये दर्शाता है आंतरिक और बाहरी स्रोत। तो जो क्या है, ये इसके आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत है। उसके बाद तीसरा है नम्यता एवं अनियमितता। ये नम्यता और अनियमितता का मतलब क्या हुआ? लचीलापन, यानी संविधान जो बनाया गया है वह कितना सशक्त और कठोर है। तो नम्यता का मतलब हुआ लचीला व कठोर। तो देखा जाए, यह जो भारतीय संविधान है वह लचीला भी है और कठोर भी है। जैसे हम लोगों जानते हैं कि क्या होता है, संविधान संशोधन, कुछ प्रस्ताव को या कुछ नियम कानून को लाना है तो संसद 2/3 बहुमत से पारित कर क्या कर सकती है, उस नियम व्यवस्था को लागू कर सकती है, ला सकती है। लेकिन जो इसके कठोर की बात की जाए तो हम लोग को पता है कि कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे संशोधन है जिसे करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ आपको आधे से अधिक राज्यों से परमिशन लेना होता है, जो इसकी कठोरता को दर्शाता है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है, नम्य भी है और अनम्य है, यानी लचीलापन भी और सशक्त कठोर भी है। तो ये जो था हम लोगों ने देखा ऊपर से 3 जो इसकी विशेषता है, यानी कहने का मतलब विशेषता का मतलब आप क्या समझे, विशेषता से क्या होता है। जैसे जस्ट लाइक हमारे हाथ में मार्कर है, तो इस मार्कर में क्या विशेषता? विशेषता यह है कि यह चलता है, तब इसको क्या कर सकते हैं, हाथों से मिटा भी सकते हैं। तो यह इसकी एक विशेषता है। अब ये उजला है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ रेड है, तो यह इसकी क्या हो गई, यह इसकी संरचना हो गई, यानी यह इस पर मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो 1 2 3 देखें, यह इसकी विशेषता है। उसके बाद जो यहाँ से 4 5 6 7 तक है, जो R 5 6 जो हम लोगों ने लिया, यह इस संविधान में, यह इसमें मौजूद है, यह उसमें लिखित गया है, यह उसका वर्णन है। तो चौथा है, हम लोग देखेंगे विशेषताओं में से एकल नागरिकता। यह जो एकल नागरिकता है, इस एकल नागरिकता का वर्णन संविधान में लिखा गया है, इसका भाग 2 में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद एकल नागरिकता जो कहाँ से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता मतलब केंद्र का अलग, केंद्र के साथ साथ राज्य का भी वह क्या है, नागरिकता उसको मिला हुआ है। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता, यानी एक नागरिकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता है, यानी संघ का भी और राज्य का भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसकी एक विशेषता है कि एकल नागरिकता है, जो हम लोग आगे संविधान के भाग 2 में पढ़ने को मिलेगा, जो उसकी नागरिकता से संबंधित है। फिर अगला है मौलिक अधिकार।
यह जो मौलिक अधिकार है, यह संविधान में इसका वर्णन किया गया है। जो मौलिक अधिकार है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, इसका भाग 3 में वर्णन किया गया है। भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद में पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, उसके कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक क्या तत्व है? इसका मतलब हुआ कि राज्य और केंद्र को संविधान कुछ ऐसा स्रोत दिया, कुछ ऐसा प्रावधान किया कि जनता को हित के ध्यान को रखते हुए वह क्या कर सकती है, कुछ नियम कानून में बदलाव ला सकती है, वह उसे बना सकती है। तो ये हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में पढ़ने को मिलेगा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। यह जो नीति निर्देशक तत्व है, इसे आप न्यायालय में मान्य नहीं है, यानी कहने का मतलब आप इस नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में इसके विरुद्ध आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें क्या किया गया, केंद्र तथा राज्य को यह प्रावधान दिया गया है, यह बताया गया कि वह जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम कानून तरह तथा प्रावधानों को लाए और लागू करे। तो ये हम लोगों ने देखा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद अगला है मौलिक कर्तव्य। यह जो मौलिक कर्तव्य था, प्रारंभ में संविधान में इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन हम लोग को पता होगा, जानते हुए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करने के बाद इस मौलिक कर्तव्य को लाया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य, जो हम लोग आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद 8वां क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार। यह जो सार्वभौमिक मताधिकार है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सार्वभौमिक मतलब सभी को मत देने का अधिकार, यानी सभी को एक मत देने का यह अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी तबके का हो, हर एक को एक मत देने का अधिकार है। और यही हुआ सार्वभौमिक मताधिकार। हम लोग यह भी देखे थे कि जो पहले मताधिकार का एज रखा गया था 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में संशोधन कर इस आयु को 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो सार्वभौमिक है, सभी को मत देने का अधिकार इसमें लाया गया। उसके बाद है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकार। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकार, यह जो न्यायाधिकार है, यह न्यायाधिकार है जो न्यायालय को लेकर बनाया गया। यानी कहने का मतलब है क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकार होना चाहिए। जब हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि संविधान में इस न्यायपालिका के बारे में, इस न्यायपालिका के न्यायाधीश के बारे में, न्यायपालिका के वेतन भत्ता के बारे में, इसके पद को संविधान में अलग से वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब इसे क्या किया गया है, संसद से, संसदीय प्रणाली से इसे अलग रखा गया है। और इसलिए अलग रखा गया ताकि इसे क्या कर सके, राजनीतिक माध्यम से इस पर संसदीय माध्यम से दबाव नहीं बनाया जा सके, और ये स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके और निष्पक्ष न्याय कर सके। तो हमारे जो देश में है जो न्यायपालिका व्यवस्था हुआ पिरामिड संरचना है, जैसे सबसे सर्वोच्च पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस तरह से यह एक पिरामिडीय संरचना के आकार का हमारे देश में क्या है, न्यायाधिकार है, यानी न्यायिक वर्णन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। यह जो संसदीय शासन प्रणाली है, यह कहाँ से लिया गया, यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह के हमारे जो शासन में, हमारे संसद में, हमारे संविधान में क्या है, एक तरह संसदीय प्रणाली। इस संसदीय प्रणाली में क्या किया गया है, एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा होगा और एक राष्ट्रपति होगा। यानी इस तरह से क्या किया गया है, हमारे संसद का निर्माण किया गया और उनमें इनका वर्णन किया गया। तो इस तरह के जो संसदीय प्रणाली लिए गए वह ब्रिटेन से लिए गए, जिसमें एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के होने की बात कही गई है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट त्रिस्तरीय शासन। यह एक ऐसा शासन है जो विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता है। मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे आपको यह त्रिस्तरीय शासन देखने को मिलेगा। क्या है त्रिस्तरीय, समझेंगे। देखा जाए जो विश्व में जितने भी परिसंघ हैं,
जितने भी परिसंघ विश्व में है उसमें दो स्तर पर शासन होता, एक होता है केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। लेकिन जो भारत एक ऐसा देश है जहां पे क्या है, एक तीसरा व्यवस्था भी भारत में क्या है, वह है पंचायत स्तर पर, यानी पंचायतीय व्यवस्था भी है। तो यही एक ऐसा देश है जहां पे क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और पंचायत स्तर पर। तो इस तरह से यह जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है वह मात्र एक भारत ऐसा देश है जहां पर यह व्यवस्था किया गया है। उसके बाद 12वां है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया हमारे देश, हमारे राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी देश का या हमारे राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। अगर धर्म है तो वह किसी व्यक्ति का है, व्यक्ति विशेष का धर्म है, लेकिन हमारे देश और हमारे राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, इसलिए इसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो यह भारत के संविधान के प्रस्तावना में इस शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में क्या किया गया था, इसे जोड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे पंथ निरपेक्ष, कभी कभी इसे हम आम भाषा में धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो संविधान संशोधन में शामिल किया गया था तो यह पंथ निरपेक्ष शब्द को, तो इससे प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। अगर प्रश्न में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों दिया हुआ रहे तो आप सही ऑप्शन पंथ निरपेक्ष मारेंगे। अगर जिस ऑप्शन में सिर्फ धर्म निरपेक्ष की दिया रहे, पंथ निरपेक्ष नहीं रहे, तो उसमें धर्म निरपेक्ष मारेंगे। तो यह जो वास्तविक रूप से 42वें संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया तो वह क्या था, पंथ निरपेक्ष ही था। उसके बाद ये त्रिस्तरीय में जो हम लोगों ने देखा कि पंचायती व्यवस्था को जो लाया गया था, इस पंचायती व्यवस्था को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, पंचायती और नगरपालिका इस तरह के व्यवस्थाओं को लाया गया था, वह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग देखें संविधान की विशेषता, क्या क्या संविधान के विशेषता उसके बारे में हम लोग देखें। अगर इसे अच्छा से समझ लेंगे, अच्छा से जान लेंगे तो लगभग 50% जो क्वेश्चंस होगा यहीं से बन जाएगा। और बाकी एक एक कर जो इसके संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, जो नागरिकता नीति निर्देशक, उन सभी का विस्तार से आगे हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक कर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। एक बात और कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और उन तक जरूर पहुंचाएं जिनका आने वाला टाइम में एग्जाम है। तो धन्यवाद।